सबसे बड़ा मुकदमा आदित्य का ही है। मैंने पूरी तैयारी भी की, उसकी जमानत में होने दूंगा कि अब मेरी राजनीति का रूप रंग पहले से बहुत अलग होगा। ऐसा कीजिए कि बलदेव सिंह के घर में खुशियां ना मनाई जा सके। पापा जी को पार्टी में शामिल करने की सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। तुम अपने बारे में सुनाओ, क्या सोचा है तुमने? पापा जी और माँ जी का फैसला अभी तक सामने नहीं आया। अब इस बात से ये समझो सोनाली, तुम्हारी इस शर्त से बचना चाहते हैं। और अब ये कौन सी बात हुई कि तुम्हें जो बातें बलदेव सिंह और शारदा देवी के सामने साफ साफ करनी चाहिए थी, वो तुम रागिनी से कर रही हो। और कल को बलदेव सिंह और शारदा देवी ये भी तो कह सकते हैं कि रागिनी ने उन्हें ये बात बताई ही नहीं। इस तरह तो तुम सिर्फ उन्हें बचने का मौका दे रही हो, जबकि इस बात का दारोमदार सिर्फ इस बात पे है कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। अरे तुम उस घर में रहोगी तो किस हैसियत से? अब कौन सा रिश्ता जोड़ने आई हो तुम? जिसके साथ रिश्ता जोड़कर इस घर में आई वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सोनाली, अब तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तो मुझे लगेगा तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाओ यहाँ से, चले जाओ। कभी कभी खामोश रहने वाले को लोग गूंगा समझ बैठते हैं। जीते जी तो उसे चैन से रहने नहीं दिया, अब उसकी मौत पर आंसू बहा रही हो। राजवीर के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुम दोनों ने मेरे बेटे को मिलकर मारा है, मिलकर। तुम्हारी इस घर में आने की वजह से, तुम्हारी राजवीर की जिंदगी में आने की वजह से ये घर बिखरा है। क्या खोया है तुमने? खोया तो हम सब ने। इस घर ने अपना बेटा खोया है, हमने अपना सुहाग खोया है। तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ दिखावे का रिश्ता था, जिसे ना तो कानून मानता और ना ही ये समाज। तुम्हारा राजवीर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें उस घर में गूंगा बन के नहीं रहना है सोनाली, तुम्हें अपने सवाल उठाने हैं। बलदेव सिंह और शारदा देवी के सामने उठाने हैं और तुम्हें उनसे उनका जवाब भी लेना है। हम तो अपने हालात के साथ जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी संभाल सकती हो, है ना? तभी तुम उस घर में अधिकार के साथ रह पाओगी, वरना तुम अपने सारे अधिकार खो दोगी। आप ठीक कह रही हैं दीदी। अब जो भी बात होगी वो पापा जी और माँ जी के सामने होगी और साफ साफ होगी। तुम्हें वो लोग अधिकार नहीं देना चाहते हैं और तुम्हें अपने अधिकार पाने के लिए इस हद तक जाना ही होगा सोनाली। जी दीदी। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, बाय। बाय। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं बताता हूँ। नमस्कार। हेलो, हाँ जी बात कराता हूँ। सर मीडिया से फ़ोन है, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सर बात कर लीजिए। हाँ हेलो, नमस्कार जी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात यह है कि अब 2-4 दिन तक तो मैं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में व्यस्त रहूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं ना कि मैं कब इंटरव्यू दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राजनीति मीडिया से दूर थोड़ी ना रह सकती है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। ओके जी, धन्यवाद। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। मैंने रागिनी से कहा था, इसने आपको बताया नहीं?
सोनाली वो बात बाद में भी हो सकती है। कम से कम मौका तो देखो। और कल को बलदेव सिंह और शारदा देवी ये भी तो कह सकते हैं कि रागिनी ने उन्हें ये बात बताई ही नहीं। इस तरह तो तुम सिर्फ उन्हें बचने का मौका दे रही हो, जबकि इस बात का दारोमदार सिर्फ इस बात पे है कि वो लोग क्या जवाब देते हैं। आज खुशी का मौका है, ये बात बाद में भी कर सकते हैं। अरे कभी तो दुख का मौका है तो बात नहीं हो सकती, कभी सुख का मौका है तो बात नहीं हो सकती, तो आखिर बात होगी कब? और तुम क्यों ये बात छुपाना चाह रही हो? क्यों नहीं बताया तुमने पापा जी से? देखो सोनाली, हमारी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो रागिनी? कब से तो तुम्हें समझने की कोशिश ही कर रही हो ना। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में रागिनी? तुम ये क्या कह रही हो सोनाली? वही कह रही हो जो तुम समझ रही हो। क्या बात है? किस बात को लेकर तुम इतना नाराज हो रही हो? मैंने ये बात रागिनी को बताई थी ताकि मुझे ये बात आके आप लोगों के सामने करनी ही ना पड़े। लेकिन रागिनी तो शायद ये बात किसी को बताना ही नहीं चाहती है। क्या बात है रागिनी, तुम बताओ। पापा जी वो साफ साफ बताओ कि बात क्या है। पापा जी, सोनाली चाहती है कि इस बच्चे के लिए एक वसीयत बनाई जाए। और उस पर यह साफ साफ लिखा हो कि इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक वही बच्चा हो। कैसी अजीब बात है। वो बच्चा इस खानदान का वारिस है तो सब कुछ तो उसी का होना है। देखो सोनाली, हम लोग तुम्हें मनाकर यहाँ लेकर आए, इसीलिए लेकर आए कि ये बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है। आधी अधूरी बात नहीं, पूरी बात बताओ रागिनी। माँ जी, सोनाली ये भी चाहती है कि इस बच्चे के नाम जो वसीयत बनाई जाए उसमें सोनाली का नाम भी लिखा जाए। और उसमें यह भी लिखा जाए कि जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की जिम्मेदारी और इस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी सिर्फ सोनाली की है। अरे बहू जी, सब कुछ तो आप लोगों का ही है ना, तो ऐसे मौके पे इस बात को छेड़ने का क्या मतलब? तुम्हें उस घर में गूंगा बन के नहीं रहना है सोनाली, तुम्हें अपने सवाल उठाने हैं।
बलदेव सिंह और शारदा देवी के सामने उठाने हैं और तुम्हें उनसे उनका जवाब भी लेना है। तभी तुम उस घर में अधिकार के साथ रह पाओगी, वरना तुम अपने सारे अधिकार खो दोगे। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए बस। क्या ये हो सकता है? क्या ये वसीयत मेरे हिसाब से बदल सकती है? क्या मेरे और मेरे बच्चे के नाम हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और आपका फैसला जानना है। जब आपका फैसला हो जाए तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो बहुत अफसोस होता है जब भी मैं आदित्य के बारे में सोचता हूं ना। बेचारा अब तक जेल में पड़ा हुआ। अब भैया उसने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक उन नेताओं को सजा नहीं होती तब तक आदित्य जैसे लोगों को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कानून और भी सख्त होना चाहिए ताकि कोई और भी इस तरह का करप्शन करने से पहले 1000 बार सोचे। माँ ने ही तो उसको सजा दिलाने का बीड़ा उठाया, इसलिए तो माँ ने उसकी अब तक जमानत नहीं मिली। वैसे बात भी सुन, उसने सिर्फ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं किया बल्कि उसने सभी का विश्वास किया। सजा तो उसको होनी ही चाहिए। तुम इन फाइल्स में क्या ढूंढ रहे हो? अपना फ्यूचर, अपना प्यार। डियर ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना है। कल वकीलों की पूरी टीम इस मुकदमे पर लगी हुई और सभी की कोशिश होगी कि जमानत हो जाए बस, जबकि मेरी कोशिश है कि जमानत हरगिज ना होने दी। जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं पूरी रात यहीं रह जाऊंगा। अरे हाँ, तुम कह भी तो रही थी कि तुम सो नहीं पाओगे। कल 4 मुकदमों की सुनवाई है और सबसे बड़ा मुकदमा आदित्य का ही है। मैंने पूरी तैयारी भी कर ली, उसकी जमानत में होने नहीं। मैं वहां काम करके थक गया, मैं इंतजार कर रही। चलो अब आराम से सोते हैं। ओके? अरे जब रजनी ने उनकी बात नहीं मानी तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें फोन ना करूं? अब तो ये फोन का सिलसिला चलता रहेगा।
निकलता हूं। अदालत में आज पहली पेशी आदित्य की है। ओके, चलो रो मत। ठीक है। बाय। हेलो। कैसी हो निधि बेटा? अब आपने क्यों फोन किया है? अरे तुम मुझे फोन नहीं करोगी तो मुझे तो फोन करना ही पड़ेगा ना। तुमने फोन नहीं किया, मुझे कुछ बताया नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब क्या बताना है आपको? जो आपने कहा था मैंने कर दिया। यानी कि तुमने वो फाइल बदल दी? हाँ, आज आपकी वजह से मुझे सौरभ को धोखा देना पड़ा। अरे क्यों मेरे ऊपर दोष डाल रही हो? आज तुम्हें सौरभ के साथ धोखा नहीं करना पड़ा, बल्कि ये शादी ही धोखे की बुनियाद पर हुई है। अगर तुमने सौरभ को पहले ही अपने और आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया होता तब बात कुछ और थी। आदित्य की वजह से जो हमें ठोकर मिली है, इसलिए हम सौरभ के आए हुए रिश्ते को ठोकर मारते, ये तो सही नहीं होगा ना। दुख को गले लगाकर जीने में कोई मतलब नहीं होता। उस दुख को भुलाने में अगर तुम्हें सौरभ का साथ मिल रहा है तो उसका हाथ थामने में कोई बुराई नहीं है। मैं जानता हूं कि शादी टूट जाने की वजह से आपको सदमा तो जरूर लगा होगा, लेकिन गुजरी हुई बातों को भूलना ही पड़ता है और यही जीवन है। वैसे एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई आता है और कोई चला जाता है। किसी के साथ देखे हुए सपने पूरे हो जाते हैं और किसी के साथ देखे हुए सपने टूट जाते हैं। और सच यही है कि जीवन साथी वही बनता है जिसे बनना हो, और शायद इसीलिए जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। बात बात नाराज हो जाती हो यार। वैसे भी ये सिर्फ नाराजगी है या दिखावा है? इंसान नाराज भी तो उसी से होता है ना जिसे वो अपना समझता है। तो चलो फिर तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि सचमुच में हम दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। सौरभ को धोखे में रखकर ही तुमने ये शादी की है ना? फिर ये इल्जाम मुझ पर क्यों? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने जो कहा था मैंने कर दिया। अब दोबारा मुझे फोन मत करना। तुम्हारी माँ इस प्रदेश की वित्त मंत्री है ना? अरे जब रजनी ने उनकी बात नहीं मानी तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें फोन ना करूं? अब तो ये फोन का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे जब जरूरत होगी मैं तब तुम्हें फोन करूंगी, बार बार फोन करूंगी। नमस्कार राकेश जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार।
आप तो जानती ही हैं कि बलदेव सिंह जी को पार्टी में शामिल करने की खबर से ही शंकर प्रसाद जैसे लोग फिर से माहौल खराब करने लगे हैं। इसी सिलसिले में तो हम आपसे मिलने चले आए। आखिर मामला क्या है? लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये बलदेव सिंह जी को पार्टी में लेने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये सब शंकर प्रसाद के कार्यकर्ता हैं और कुछ खरीदे हुए लोग। शंकर प्रसाद जी ने ये जो विरोध का प्रदर्शन शुरू किया है, इसी बात को लेकर शायद परेशान होगी वो भी। ये सब शंकर प्रसाद के कार्यकर्ता हैं और कुछ खरीदे हुए लोग जो शंकर प्रसाद के इशारे पर ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इस तरह की कोशिशों के पीछे एक ही मकसद होता है वित्त मंत्री जी। हम तो केवल इतना जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कहीं जनता भी हमारे फैसले को गलत ना समझ बैठे। इस तरह के प्रदर्शन होते इसलिए ताकि जनता की सोच पर असर डाला जा सके और जनता को यह सोचने पर मजबूर किया जा सके कि अगर इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्टी का फैसला ही गलत। और यह भी सच है कि इस तरह के प्रदर्शन से जनता के दिमाग पर कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ता है। फिर तो इस तरह के प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए। नहीं वित्त मंत्री जी, वो चाहे जिसके भी कार्यकर्ता हों, जिसके भी समर्थक हों, लेकिन इस देश के वो नागरिक हैं और इस देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का पूरा हक है और वो अपना विरोध कर सकता है। हाँ, अगर भीड़ उग्र होने लगे तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री जी का फोन। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार गृह मंत्री जी। आप ऑफिस पहुंच गई मुख्यमंत्री जी? क्योंकि थोड़ी देर में ही पार्टी मुख्यालय में मीटिंग है। जी नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। शायद ऑफिस पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या बात है मुख्यमंत्री जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ, थोड़ी समस्या है। मैं थोड़ी देर में घर से निकलूंगी, मिलकर बात करते हैं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ऑफिस आज थोड़ा लेट आएंगी। पता नहीं क्या बात है, किसी बात को लेकर कुछ परेशान लग रही हैं। शंकर प्रसाद जी ने ये जो विरोध का प्रदर्शन शुरू किया है, इसी बात को लेकर शायद परेशान होगी वो भी। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि ये सदस्यता लेकर उन्होंने कांटों का ताज पहना है। सुकून की नींद तो वो अब भी नहीं सो पाएंगे। मैंने उनके घर में ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसका थमना इतना आसान नहीं होगा। सोनाली ने जिस तरह से शर्त रखी है ना, उससे उसकी सोच और उसकी नीयत पर शक जरूर होता है। हम लोगों ने सोनाली को इस घर की बहू नहीं माना, शायद उन्हीं बातों का बदला लेना चाहती है वो।